हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे आप सभी? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। तो कस्टम एक्ट की दोस्तों पहली क्लास में हमने उसके बेसिक्स के बारे में समझा। कस्टम एक्ट बेसिकली कहाँ पर किस लेवल तक आपका एक्सटेंडेड है, उसके जो दो मेन कंपोनेंट है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, वो बेसिकली इंडियन टेरिटोरियल वाटर में हमारे इकोनॉमिक जोन में किस तरीके से डिफाइन होते हैं वो हमने जाना। साथ ही कई सारी डेफिनेशंस जो हमें कस्टम लॉज में काफी हेल्प करेंगी। तो एक बेसिक आइडिया वो हमने अपनी पहली क्लास में लिया है। आज की इस क्लास में, ये अभी ऑब्वियसली हमारा पहला ही चैप्टर है, बेसिक का ही चैप्टर है, आज हम डिस्कशन करेंगे लेवी ऑफ कस्टम ड्यूटीज। हमने पहली क्लास में ये तो जान लिया कि कस्टम में दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है हमारा इंपोर्ट और एक है हमारा एक्सपोर्ट। इंपोर्ट कब होता है, एक्सपोर्ट कब होता है, उसे किस तरह से डिफाइन करा जाता है, वो हमने समझा। लेकिन हम सब ये जो कस्टम एक्ट है ये पढ़ क्यों रहे हैं? ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि ऑब्वियसली अगर कोई भी कमोडिटी इंपोर्ट होती है या एक्सपोर्ट होती है तो उस पर कस्टम ड्यूटीज लगती हैं, और उसके तहत गवर्नमेंट अपना टैक्स कहिए या ड्यूटीज कहिए, एक रेवेन्यू सोर्स जो है वो जनरेट करती है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि कोई सामान इंपोर्ट हुआ है, गुड्स जो है इंपोर्ट हुए हैं, तो उन पर कब कस्टम ड्यूटी कब लेवी होंगी, किस तरीके से लेवी होंगी, वो हमें आज की इस क्लास में समझना है। ठीक उसी तरीके से अगर एक्सपोर्ट होता है तो किस केस में किस तरीके से जो ड्यूटी है कैलकुलेट होगी, वो भी हम आज की क्लास में समझेंगे। ओके। तो जब मैं दोस्तों लेवी ऑफ कस्टम ड्यूटीज की बात करता हूं तो हमारे इस एक्ट का जो सेक्शन 12 है वो बेसिकली चार्जिंग सेक्शन है, और इसी में टैक्सेबल इवेंट की बात करी गई है। किसकी? टैक्सेबल इवेंट की बात करिए कि कब हम टैक्स लगा देंगे। ओके। ये इंपोर्ट हो गया, सामान आ गया जी, हाँ जी, उसने टेरिटोरियल वाटर को क्रॉस कर लिया, बिल ऑफ एंट्री फाइल हो गई। इस पर अब इस इंपोर्ट पर अब कस्टम ड्यूटी लेवाइड होगी, इंपोर्ट ड्यूटी लेवाइड होगी। कैसे होगी वो समझना है। क्लियर? हमें टैक्सेबल इवेंट में जो कैलकुलेशन है वो दो मायनों में पढ़नी है, दो पार्ट में पढ़नी है। कि एक तो हम बात करेंगे इंपोर्ट के लिए, कि इंपोर्ट के ऊपर, इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर हम किस तरीके से टैक्स लगाएंगे, और एक हम बात करेंगे अगर सामान एक्सपोर्ट होता है तो उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होती है। कैलकुलेशन को लेकर हम कई तरह की ड्यूटीज पढ़ेंगे, लेकिन वो हमारा अगला चैप्टर है। ठीक है, आज की इस क्लास में क्योंकि बेसिक चैप्टर है तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि किस तरीके से कैलकुलेशन होती है और कब कब कैलकुलेशन होती है। इंपोर्ट में खाली इंपोर्ट बोलना, इंपोर्टेड गुड्स बोलना ठीक नहीं है। इसके फर्दर दो पार्ट्स होते हैं। एक है कि गुड्स आर क्लियर्ड फॉर HC, होम कंजम्पशन, और दूसरा है गुड्स आर क्लियर्ड फॉर वेयर हाउस। देखो, समझिएगा बात को। जब मैं इंपोर्ट की बात कर रहा हूं, वेसल जो है बाहर से आया, पोर्ट पर सामान जो है आपका अनलोड हुआ। अब अनलोड होने के बाद दो चीजें हो सकती है उन गुड्स के साथ। क्या? कि ये जो गुड्स है हमारे, वो इमीडिएटली उसी टाइम पर उनकी प्रॉपर एग्जामिनेशन हुआ, चेकिंग हुआ। कस्टम ड्यूटी ऑफिसर ने, प्रॉपर ऑफिसर ने कस्टम ड्यूटी का रेट डिफाइन करा, और उस पर उसने ड्यूटी लिवाइड करी, कलेक्ट करी, और सामान जो है सीधा होम कंजम्पशन के लिए चला गया, मतलब जनता के बीच पहुंच गया। DTA, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में पहुंच जाता है। सीधी सी बात है, वो गुड्स अब डोमेस्टिक गुड्स बन गए हैं, उन पे टैक्स सारा का सारा, ड्यूटी उस पे हो चुकी है, और अब वो कंट्री के गुड्स का पार्ट बन चुके हैं। एक ये केस हो सकता है। दूसरा केस हो सकता है कि गुड्स इंपोर्ट तो हो गए, लेकिन अभी उन पर ड्यूटी लिवाइड नहीं हुई है, या फिर वो जो गुड्स है वो आपके टैरिफ एरिया में, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में नहीं गए हैं। क्या करा? इंपोर्टर ने ये जो सामान इंपोर्ट हुआ है वो वेयर हाउस में भेज दिया। जो आपके पोर्ट्स होते हैं बेसिकली, वहां पे बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेज होते हैं, कई मूवीज में आपने देखा होगा, अक्सर विलन लोग वहीं पर मिला करते हैं अपनी मीटिंग के लिए। तो उनके बहुत सारे वेयर हाउसेज होते हैं, कंटेनर से लगे रहते हैं चारों तरफ, बहुत बड़ा एरिया होता है। तो उन्होंने क्या करा जी, सामान आ गया, ठीक है, हम अभी इस पे कस्टम ड्यूटी पे नहीं कर रहे, इन्हें वेयर हाउस में रखवा दीजिए, जो पोर्ट के आपके बेसिकली वेयर हाउसेज है वहां रखवा दीजिए। कुछ समय बाद हम इसकी कस्टम ड्यूटी पे कर देंगे, और इन गुड्स को फिर उसके बाद होम कंजम्पशन के लिए ले जाएंगे। तो जो इंपोर्ट है उसके दो केस हो सकते हैं, कि जो गुड्स है वो होम कंजम्पशन के लिए गया, और दूसरा आपका वेयर हाउसेस के लिए गया। ठीक है। तो हमें ओवरऑल अगर देखा जाए तो तीन केसेस में, थ्री डिफरेंट डिफरेंट केसेस में हमें जो यहाँ पे आपका ड्यूटी लिवाइड होगी वो पढ़नी है। एक हम पढ़ेंगे कि इंपोर्ट हुए गुड्स और वो सीधा होम कंजम्पशन के लिए चले गए, तो किस तरीके से कस्टम ड्यूटी लिवाइड होगी।
क्लियर। दूसरा, इंपोर्ट हुए गुड्स वेयर हाउस में गए और फिर वेयर हाउस से बाद में क्लियरेंस के बाद आपका होम कंजम्पशन में गए, और लास्ट आपका एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है, अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ड्यूटीज का, इनके ऊपर कौन कौन सी ड्यूटीज लगती हैं। तो उस चैप्टर में आपको पता चलेगा कि मोस्टली जो ड्यूटीज है, कस्टम ड्यूटीज है, वो इंपोर्ट पर ही एप्लीकेबल होती हैं। कस्टम में तो हमारे बहुत कम एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, तो आइए वन बाय वन जो है इन सभी को पढ़ते हैं, वन बाय वन सारे के सारे लॉजिक समझते हैं। मैं नोट्स बना के लाया हूं, नोट्स मैं आपको लिखाऊंगा भी, आप नोट भी करेंगे। बाकी फुल फ्लैज प्रॉपर क्वेश्चन के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में, नंबर मेरा ऑब्वियसली मेंशन है, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं वहां पर आपको जो स्पेसिफिक प्रॉपर पीडीएफ है वो सेंड कर दूंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला केस, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप हेडिंग डालेंगे टैक्सेबल इवेंट, टैक्सेबल इवेंट फॉर इंपोर्टेड गुड्स क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन। ठीक है, एचसी आप समझ जाएंगे शॉर्ट में। देखिए, जब भी मैं होम कंजम्पशन की बात कर रहा हूं, या सीधी सी बात है, आप होम कंजम्पशन छोड़िए, मैं सिंपल कस्टम ड्यूटी की बात करता हूं। ओके, जब भी कोई सामान बाहर से आया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये आपने आईफोन, इसको मान लेते हैं आईफोन है, आपने ये आईफोन अमेरिका से इंपोर्ट करवाए, आजकल तो वैसे इंडिया में बन रहे हैं, बट मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आपने बाहर से 1000 आईफोन जो है वो ऑर्डर करे। क्लियर, आपने वहां के डीलर को, मैन्युफैक्चरर को फोन करा कि भाई भेज देना, वो करा जी भेज दूंगा। अच्छा, एक फोन कितने का है ये तो मुझे बता दे, वो कहेगा कि भाई फोन है आपका 500 रुपए का, 500 का खाली। आप खुश हो जाओगे, 500 यानी कि सिर्फ 500 रुपए? अरे भाई 500 रुपए नहीं, $500। वो जो वहां बैठा है उसको रुपए से क्या मतलब, वो तो डॉलर में बात करेगा, डॉलर उनकी, यूएस डॉलर उनकी करेंसी है। अच्छा जी, उसने $1000 आईफोन $500 के हिसाब से, $500 पर यूनिट के हिसाब से आपको इंपोर्ट कर दिए, और वो जो जहाज जो है, कंटेनर जो है, वो आपका पोर्ट पर पहुंच चुका है। अब दोस्तों यहां पर अगर मैं देखूं 500 इंटू 1000, तो 5 लाख रुपए, नहीं रुपए नहीं, डॉलर, क्या डॉलर, इतने का सामान आपका आ चुका है। क्लियर, पोर्ट पर खड़ा है, अनलोड हो गया है, ये आया है, इंपोर्ट हो, या तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर आपका कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल होगी। हाँ जी होगी। अच्छा सर, इस रेट पर, स्पेसिफिक रेट पर हमारी जो कस्टम ड्यूटी है ऑब्वियसली वो एप्लीकेबल होगी, लेकिन इसमें दो सवाल हमारे सामने आते हैं। इंडिया में कैलकुलेशन होगी रुपीज में, किसमें होगी, रुपीज में, ये दे रखा है डॉलर में। तो मुझे एक तो इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, एक्सचेंज रेट। मेरे पास क्या चीज होनी चाहिए, एक्सचेंज रेट होनी चाहिए। तो एक तो हर कैलकुलेशन में जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करेंगे, स्पेशल इंपोर्ट की बात करेंगे, तो मुझे मेन कैलकुलेशन करते टाइम पता लगाना है कि एक्सचेंज रेट किसको लिया जाएगा। यार सोचो, ये कंटेनर आया, जहाज आया, ये 1 तारीख को पोर्ट के सामने पहुंच गया था, पोर्ट पे उतरा नहीं, 1 तारीख को पोर्ट के सामने पहुंच गया था, वहां खड़ा रहा एक दिन। 2 तारीख को इसको क्लियरेंस मिली, ये आया, अनलोड हुआ सामान, अनलोड होने के बाद 4 तारीख को प्रॉपर ऑफिसर एग्जामिन करने के लिए आया। क्लियर, 5 तारीख को ड्यूटीज पे हुई और ये सारा का सारा सामान जो है वो क्लियर हुआ। दोस्तों 1 तारीख, 2 तारीख, 4, ऐसे समय लगता है। इंपोर्ट अगर कोई सामान हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है इतना सामान लगेगा, इतना टाइम लगेगा। क्लियर, आपको तो मालूम ही है, कॉमर्स के विद्यार्थी, एक्सचेंज रेट आपका रेगुलर बेसिस पर चेंज होता है, हर मिनट, हर घंटे, सेकंडों में एक्सचेंज रेट आपका चेंज होता है। तो ये जो 5 दिन का लंबा चौड़ा प्रोसेस लगा है, इसमें एक्सचेंज रेट क्या माना जाएगा? बस डॉलर 70 रुपए मानेंगे, 75 रुपए मानेंगे, 71 रुपए मानेंगे, क्या मानेंगे? तो एक चीज तो ये डिटरमाइन हमें करनी है, इस चीज का पता लगाना है कि एक्सचेंज रेट क्या होगा। दूसरा, इस पर रेट ऑफ ड्यूटी है ना, आप बोल तो रहे हो, आपने बोल तो दिया कि भाई हम इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, टैक्स इसके ऊपर लगेगा, लेकिन कौन सा लगेगा, उस पर रेट क्या होगा? ऑल्दो रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, जब हम कैलकुलेशन करेंगे, आने वाला चैप्टर भी देखेंगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास रेट ऑफ ड्यूटी गिवन होगा। लेकिन कई बारी रेट ऑफ ड्यूटी में भी वेरिएशंस आती है, रेट ऑफ ड्यूटी भी चेंज होती है। आपने सामान आज मंगाया, आज वो आपका जहाज जो है 1 तारीख को आ गया था, ठीक है, वो खड़ा सामने,
कस्टम ड्यूटी उस टाइम पर 10% थी, फॉर एग्जांपल मैंने ज्यूम करा। 2 दिन बाद सामान उतारा आपने शिप से, क्लियरेंस प्रॉपर ऑफिसर आया चेक करने के लिए, कस्टम ड्यूटी साइन हुई, उसने रेट लगा दिया 12%। अरे सर 10%, अभी परसों ही तो आया जहाज, परसों आया जहाज 10%, लेकिन अभी कल की ये एक अमेंडमेंट है, कल सरकार ने नोटिफिकेशन डाल दी है कि इस पर पहले 10% ड्यूटी लगा करती थी, इंपोर्ट ड्यूटी लगा करती थी, अब 12% लग रही है। अरे भैया रेट चेंज हो गया 1-2 दिन में, ऑल्दो एकदम से इतना इफेक्टिव चेंज नहीं होता, ठीक है, यूजुअली जब आपका फाइनेंस बिल आता है तभी चेंज होता है, ज्यादातर फरवरी मार्च के आसपास, लेकिन मान लो चेंज हो गया, बात खत्म, तो उस केस में रेट ऑफ ड्यूटी क्या एप्लीकेबल होगी? अगर मैं पूछूं एक सिंपल मैथ्स के हिसाब से कि भाई आपको इंपोर्ट ड्यूटी कैलकुलेट करनी है, तो आप क्या करोगे? सर मैं रेट होगा जो ड्यूटी का, उसको ट्रांजैक्शन वैल्यू से या असेसेबल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आ जाएगी मेरी इंपोर्ट ड्यूटी। अरे कह तो आप सही रहे हो, लेकिन रेट क्या लोगे जरा ये बताओ। परसेंटेज की बात करें, असेसेबल वैल्यू 50 नहीं $5 लाख, ठीक है, लेकिन यहां पर एक्सचेंज रेट क्या लोगे जरा ये भी तो बताओ। तो सीधी सी बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको दो चीजों का सही कैलकुलेशन करना है, दो चीजों का सटीक निर्णय करना है। वो क्या कि एक तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सचेंज रेट कौन सा लेना है, कौन सी डेट का लेना है, और जो रेट ऑफ ड्यूटी है वो कौन सी डेट की ली जाएगी। टैक्सेबल इवेंट इंपोर्टेड गुड्स क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन के लिए आप कस्टम ड्यूटी चुटकियों में निकाल दोगे, ठीक है। वो कौन कौन से हैं आइए समझिए। तो मैंने आपको बोला दो चीजें, दो चीजें कौन सी? कि सर एक तो हमें रेट ऑफ एक्सचेंज ये कौन सा लेना है मालूम होना चाहिए, और दूसरा जो रेट ऑफ ड्यूटी है वो कौन सा लेना चाहिए ये हमें मालूम होना चाहिए। तो सीधी सी बात, रेट ऑफ एक्सचेंज का बिल्कुल सिंपल सा हिसाब है दोस्तों, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री आपका फाइल हुआ है, सबमिट हुआ है, उस डेट पर जो एक्सचेंज रेट होगा वो आपकी कैलकुलेशन का पार्ट बन जाएगा। सिंपल सी बात, रेट ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एंट्री वाली डेट, बिल ऑफ एंट्री वाली डेट क्वेश्चन में गिवन होगी इंफॉर्मेशन, अभी प्रैक्टिस करने के लिए हम करेंगे, वो आपको सिंपली कंसीडर करनी है। अच्छा सर रेट ऑफ ड्यूटी क्या लेंगे? ऑल्दो रेट ऑफ ड्यूटी यूजुअली आपका कांस्टेंट रहता है, बट फिर भी अगर क्वेश्चन में चेंज आ जाए तो कौन सा कंसीडर होगा? बिल्कुल सिंपल है, बिल ऑफ एंट्री की जो डेट है, और इनवर्ड एंट्री ग्रांटेड, इनवर्ड एंट्री ग्रांटेड की जो डेट है, इन दोनों में से जो लेटर डेट होगी उस डेट पर जो आपका रेट ऑफ ड्यूटी है उसको मान लीजिएगा। सर बाकी सब क्लियर है? इनवर्ड एंट्री डेट क्या होती है बेसिकली? देखो इंपोर्ट जो है ना दोस्तों, देखो जब मैं बात करता हूं इंपोर्ट की, तो याद रखिएगा इंपोर्ट इज नॉट एन इवेंट, ये एक इवेंट नहीं है, ये एक इवेंट नहीं होता। इंपोर्ट शुरू हो जाता है जैसे ही टेरिटोरी, लास्ट में पढ़ा ना हमने, लास्ट अपने चैप्टर में, मतलब पहली वाली क्लास में बेसिक की, आपका टेरिटोरियल वाटर क्रॉस हुआ, इंपोर्ट शुरू हो गया, और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक उसकी बिल ऑफ एंट्री जो है फाइल नहीं हो जाती, उस पर कस्टम आपका लिवाइड नहीं हो जाता। इंपोर्ट एक प्रोसेस है, चलता रहता है, इट्स नॉट अ इवेंट। लेकिन जब मैं टैक्स लगाने की बात करता हूं, रेट डिफाइन करने की बात करता हूं, तो वो एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है कि हां चलो इस पर ये वाला रेट लगा दो। वो कैसे डिफाइन होगा? वो होता है प्रॉपर ऑफिसर के हाथ में। प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, प्रॉपर ऑफिसर के बाद में ये जहाज आ गया, खड़ा गया, हाँ जी इसको उतारो, लगा दो भाई, लगा दो, पोर्ट पे लगा दो, एंट्री ग्रांटेड, दैट्स इट। तो इट इज अ डॉक्यूमेंटेड स्टेटमेंट कि हाँ इस जहाज को आने की परमिशन दे दी गई है, साइन हो गए प्रॉपर ऑफिसर के, इस डेट पर इसकी एंट्री ग्रांटेड है। ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आपको डायरेक्टली गिवन होगी। तो दोनों पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, रेट ऑफ एक्सचेंज बिल ऑफ एंट्री वाला रहेगा, रेट ऑफ ड्यूटी इन दोनों में से जो लेटर डेट होगी उस दिन जो आपका रेट रहेगा उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगी। ठीक है, चलिए आइए एक क्वेश्चन इसका करते हैं, स्लाइड में मैं क्वेश्चन डाल रहा हूं, चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है?
An importer imported some goods for subsequent sale in India at $10,000 on assessable value basis। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको जो वैल्यू है वो $10,000 की दी हुई है, फॉरेन करेंसी ऑब्वियसली। रिलेवेंट एक्सचेंज रेट एंड रेट ऑफ ड्यूटी आर एज फॉलो। क्या दे रखे, जरा ध्यान दीजिएगा। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री आपको यहां पे दिया गया है 25 फरवरी 2018। इस डेट पर जो एक्सचेंज रेट है वो 58 रुपए था पर डॉलर, ठीक है। और रेट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी आपको 10% दिया हुआ है। क्लियर। डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड ग्रांटेड टू द वेसल। अरे भाई आजा आजा आजा, वो कब बोला गया? 5 मार्च को बोला गया। उस टाइम पर थोड़ा सा रेट एक्सचेंज, जो रेट ऑफ एक्सचेंज था वो चेंज हो गया था, 75 पैसे की बढ़ोतरी हुई और बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है दोस्तों वो भी आपकी चेंज हो गई। अब इस कंडीशन के हिसाब से, ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन में देखो जो यहाँ पे पूरा का पूरा लिखा है, आपसे बोला गया है कि आपको असेसेबल वैल्यू और कस्टम ड्यूटी दोनों कैलकुलेट करके बताने हैं। आइए देखें। सबसे पहले अगर मैं असेसेबल वैल्यू की बात करूं, सो इट इज वेरी इजी, सिंपल सी बात है कि सर $10,000, ठीक है, जो फॉरेन करेंसी की असेसेबल वैल्यू है, इसको मैं रेट ऑफ एक्सचेंज के साथ जो है मल्टीप्लाई कर दूंगा, रेट ऑफ एक्सचेंज के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। सर $10,000 है, मेरे पास क्वेश्चन में दो रेट हैं, एक तो है 58 और एक है 58.75। एक है डेट आपकी बिल ऑफ एंट्री की और एक है इनवर्ड एंट्री ग्रांटेड की। सर रेट ऑफ एक्सचेंज में डायरेक्ट डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री हमें लेना है, दैट्स इट, एंड दैट इज ₹58। तो यहां पर मैंने असेसेबल वैल्यू रुपीज में निकाल दी है 58, 20 और 20 और 5,80,000 रुपए, ये यहां पर मेरी असेसेबल वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाले पार्ट में सर हमसे पूछा गया है कि कस्टम ड्यूटी निकालिए। कस्टम ड्यूटी की अगर मैं बात करता हूं तो रेट मल्टीप्लाई बाय आपका असेसेबल वैल्यू। तो असेसेबल वैल्यू सर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 5,80,000 रुपए। बात कर लेते हैं रेट की। मेरे पास क्वेश्चन में दो रेट गिवन है सर, एक 10% एक 12%। सर 10% बिल ऑफ एंट्री का हो गया, 12% एंट्री ग्रांटेड का हो गया। मुझे दोनों में से लेटर डेट जो है वो कंसिडर करनी है, 25 फरवरी 5 मार्च। सर ऑब्वियसली 5 मार्च बाद वाली है, 12% के हिसाब से आप इस पर कस्टम ड्यूटी लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है, इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, 5,80,000 मल्टीप्लाई बाय 12%। तो दोस्तों ये मेरा आ रहा है 69,600। ये मेरा आपका कस्टम ड्यूटी आ गया, ठीक है। एक चीज मैं आपको दोस्तों एडवांस में थोड़ी बता देता हूं, हालांकि नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ना ही है हमने। ये जो रेट लगा ना, ये 12% वाला, इसको कहा जाता है BCD, यानी कि बेसिक कस्टम ड्यूटी। क्या कहा जाता है? बेसिक। ये एक स्टैंडर्ड रेट है कि भाई इतना तो लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा एडिशन बेसिस पर कई सारी चीजें जो हैं वो ऐड होकर लगती हैं, उसका एक पूरा का पूरा प्रोसेस है, वो हम अभी आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहां पर भी उस चीज को करा देता हूं। जब बेसिक कस्टम ड्यूटी डिवाइड हो जाती है, उसके बाद एडिशन में यहां पर आपका सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी लगता है और वो होता है 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो 10% के हिसाब से 69,600 का 6960, ये आपका सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी लगेगा। क्लियर। दूसरा इसमें IGST भी लगेगा। सर IGST यहां कहां से आ गया? वो तो GST का हुआ। नहीं, बिल्कुल। देखो, जब मैं बात करूं ना GST से पहले का, तो जब बाहर से सामान आता था तो कस्टम ड्यूटी तो लगती थी, कई केसेस के हिसाब से देखा जाए तो उस पर आपकी जो एक्साइज ड्यूटी है बेसिकली वो भी अप्लाई होती थी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, कई तरह की ड्यूटीज होती थी, वो अगले चैप्टर में हम उसको पढ़ेंगे, वो डिवाइड होती थी। तो अब वो टैक्स हट गया और GST आ गया, तो ठीक उसी तरीके से ये माना जाता है कि ये गुड्स आपने अदर टेरिटरी से मंगाए हैं, तो इट्स काइंड ऑफ एन इनवर्ड सप्लाई, और इस पर भी इनवर्ड सप्लाई आपके लिए, तो इसीलिए इस पर आपका IGST भी एप्लीकेबल होगा। IGST किसके ऊपर लगता है? IGST का रेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मैं एज्यूम कर रहा हूं अपनी तरफ से कि फॉर एग्जांपल 12%, ठीक है, 12% का रेट है, ठीक है। वो किस पर लगता है दोस्तों? टोटल वैल्यू पर। असेसेबल वैल्यू
प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी और प्लस आपका इसको मिटाते हैं, प्लस आपका सोशल वेलफेयर सरचार्ज। टोटल वैल्यू पर लगेगा, तो इन सबको जोड़ दिया जाए। 6,9 अरे चलो दोबारा से जोड़ते हैं, 5,80,000 प्लस 6,96,00 प्लस 6,960, ये मेरा 6,56,056 आ रहा है। तो इसका मैंने 12% माना, तो दो ये आ जा रहा है दोस्तों 7,8,7,8,7,8,7। आगे पॉइंट में भी आ रहा है, मैं इसको इतना ही रख रहा हूं। तो 3 तरह का टैक्स लग गया, एक कस्टम ड्यूटी लग गई, एक सोशल वेलफेयर सरचार्ज लग गया और एक आईजीएसटी लग गया। ये प्रोसेस आपको नहीं है, कोई बात नहीं, ये भी आगे चैप्टर का पार्ट होगा, लेकिन मेन चीज हमारी ये थी कि आपको रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सा लेना है और बेसिक कस्टम ड्यूटी का रेट कौन सा लेना है। इन तीनों को अगर आप ऐड कर देते हैं दोस्तों, इन तीनों को 6,960 प्लस 6,960 प्लस 7,8,7,8,7, तो दोस्तों लगभग अगर मैं देखूं टोटल कस्टम ड्यूटी जो मेरी पे हुई है वो है 155,347। दैट्स इट, ये टोटल कस्टम ड्यूटी पेड होगी। तो इस तरीके से आपने यहां पर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है गुड्स क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन के लिए आपने देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग पर आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग जो दोस्तों हमारी आ जाती है, आपका सेकंड पॉइंट, जैसा कि मैंने बोला था, इंपोर्टेड गुड्स, अरे सॉरी, इंपोर्टेड गुड्स सेंट टू वेयरहाउस। ठीक है, वो अब वेयरहाउस गुड्स बन गए, वो क्या वेयरहाउस गुड्स बन गए। होता क्या, देखो बहुत सारे जो आपके स्पेसिफिक इंपोर्टर्स होते हैं वो मार्केट में सही अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, पोस्ट नहीं सॉरी प्री लॉकडाउन की अगर मैं बात करूं, जैसे भाई पता था 2019 दिसंबर में कि भाई ये जो कोरोना वायरस है इसका जो आपका असर है धीरे धीरे आपका बढ़ने लगा है, हो सकता है कुछ क्राइसिस वगैरह आए। कई जो बिजनेस अपॉर्चुनिस्ट होते हैं वो इस चीज का फायदा, इस चीज को भांप लेते हैं, क्लियर। तो उसमें था कि भाई सैनिटाइजर का काफी यूज हो रहा है, जिन कंट्री में फैल रहा था उस टाइम पे तो चाइना और कुछ यूरोप में एग्जांपल देखने को मिल रहे थे कि वहां पे सैनिटाइजर जो है उनका बहुत बड़ा रोल है इस चीज को करने में। तो उन्होंने भापा कि भाई इंडिया में भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन्होंने क्या करा कि दिसंबर में जनवरी में उन्होंने सस्ते दाम पर, ठीक ठाक दाम पर अपना जो हो सकता है फॉरेन से जो सैनिटाइजर है या और अपनी कुछ इक्विपमेंट्स हैं वो इंपोर्ट कर ली। अब इंपोर्ट कर ली तो उस टाइम पर जनवरी 2020 में, फरवरी 2020 में इतना प्रकोप नहीं था, तो उन्होंने क्या करा कि भाई चलो इनको इंपोर्ट कर लिया, अभी वेयर हाउस में रखो, अभी कस्टम ड्यूटी वगैरह इस पर पे ना करके अभी वहीं रहने दो, जब मार्केट में थोड़ी सिचुएशन आएगी हमें लगेगा कि दाम अच्छा मिलेगा तब इनको यहां से क्लियर करवा लेंगे, अभी अपने पास क्यों रखना। तो ऐसे गुड्स को वेयर हाउस में भेज दिया जाता है, क्लियर। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर ये तो बड़ा फायदे का सौदा है ना, ये बड़ा फायदे का सौदा है, गुड्स इंपोर्ट करवा लो, है ना, इंपोर्ट करवा लो और वेयर हाउस में भेज दो, पैसे वैसे भी पे करने की जरूरत है नहीं, ठीक है, जब हम छुड़वाएंगे तब कस्टम ड्यूटी वगैरह और अदर चार्जेस पे कर देंगे। तो देखो इतने चालू अगर आप हो तो सरकार हमसे ज्यादा चालू है। अगर मैंने सामान बाहर से इंपोर्ट करवाया है ना और उससे कह रहा हूं गवर्नमेंट को कि भैया मेरे वेयर हाउस में जमा करवा देना, मतलब मेरा मतलब कहने का आपके पोर्ट के वेयर हाउस में इसको रखवा देना, मैं बाद में कस्टम ड्यूटी आपको पे कर दूंगा। कोई पूछे बाद में कितना, 2 महीने 3 महीने साल 2 साल कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट जो भी उस पर आपकी आउटस्टैंडिंग, एक एस्टिमेटेड आउटस्टैंडिंग कस्टम ड्यूटी बनती है उससे डबल वैल्यू का आपसे बॉन्ड भरवाती है, क्लियर। प्लस वहां पर जो उसके इंश्योरेंस चार्ज हैं, जो रेंट चार्जेस हैं, वो भी आपको भरने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप वेयर हाउस का खर्चा सरकार के ऊपर छोड़ देते हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो रेंट, इंश्योरेंस, एक्स बॉन्ड, डबल कस्टम ड्यूटी चार्जेस, ये सब आपको जमा कराने पड़ते हैं, क्लियर। तो ऐसा नहीं कि बच जाते हैं, ये पैसा जमा होता है तो गवर्नमेंट अपने आप को सेव करके चलती है, क्लियर। खैर अब इस सिचुएशन में वेयर हाउसेस का बेनिफिट उठाने की तो हमने बात कर ली, लेकिन इस केस में हम अपना जो अगेन कस्टम ड्यूटी है वो किस तरीके से अपना क्या नाम है कैलकुलेट करेंगे। लिखिए, द रिलेवेंट रेट ऑफ डिटर्मिनेशन, आप साथ साथ नोट कर सकते हैं,
द रिलेवेंट rate of determination of rate of duty is obviously हमें rate of duty से मतलब है is the date of presentation, ठीक है, इसको अंडरलाइन करिएगा, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ एक्स बॉन्ड, ये बॉन्ड की बात जो गवर्नमेंट भरवाती है, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, ठीक है, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, HC होम कंजम्पशन, ऑब्लिक इसको आप दूसरा वर्ड भी लिखिए, डेट ऑफ क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, दोनों में से कुछ भी क्वेश्चन में बता सकते हैं, ठीक है। डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, ये चीज जो मैं आपको बता रहा था कि गवर्नमेंट जो है आपसे बॉन्ड भरवाएगी कि भाई भरो, पैसे जमा करो और बताओ जो क्लियरेंस है आपकी कि लगभग एक एस्टिमेटेड किस डेट पर होगी, वो डेट उस पर लिखी होगी, तो वो जो डेट होगी प्रेजेंटेशन की, भाई इस डेट पर क्लियरेंस होगी, क्वेश्चन में गिवन होगा, मेंशन होगा, उस दिन का रेट हम लेंगे। सर एक्सचेंज रेट नहीं बताया, एक्सचेंज रेट दोस्तों बिल ऑफ एंट्री वाला ही रहेगा बेसिकली अगर देखा जाए, हाँ, जिस डेट पर होम क्लियरेंस के लिए परमिशन जाएगी, प्रेजेंटेशन होगी, वो रेट आपका माना जाएगा ड्यूटी कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है जी। चलो, तो इसका भी एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, क्वेश्चन साथ साथ करेंगे प्रैक्टिकल तो बढ़िया रहेगा। तो अगेन एक और क्वेश्चन मैंने दोस्तों यहाँ पे पढ़ रहा हूं और चेक करें, स्लाइड में डाल रहा हूं, पढ़ता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, एन इंपोर्टर इंपोर्ट सम गुड्स, एंट्री इनवर्ड ग्रांटेड टू द वेसल ऑन 7th फरवरी, तो 7 फरवरी को उसको एंट्री की परमिशन मिल गई है, एंड द गुड्स वर क्लियर्ड फ्रॉम चेन्नई पोर्ट फॉर वेयर हाउसिंग ऑन 8th फरवरी, 7 को सामान उतरा, 8 को उसका वेयर हाउस में पहुंच गया। आफ्टर असेसमेंट क्यों जरूरी है ये भी आपका इसी अभी आज की क्लास में हम समझेंगे। द बिल ऑफ एंट्री वॉज प्रेजेंटेड ऑन 1st फरवरी, बिल ऑफ एंट्री पहले ही दे दिया गया था 1st फरवरी को, असेसेबल वैल्यू जो है वो $10,000 की है। Assume that no additional duty is payable. The goods were warehoused of the Chennai and cleared for the Chennai warehouse, cleared from the Chennai warehouse on 4th March. What is the duty payable while removing the goods from Chennai warehouse on 4th March? Exchange rate और custom duties हमें इस तरीके से बता रखी है। तो देखो 3 डेट हमारे सामने है मेनली, एक बिल ऑफ एंट्री की, एक इनवर्ड ग्रांटेड की, और दूसरा आपका क्लियरेंस की वेयर हाउसेस से होम क्लियरेंस के लिए, होम कंजम्पशन के लिए। 1st फरवरी, 7th फरवरी और 4th मार्च तीनों ऑलरेडी ऊपर मेंशन थी। 5, 55, 59, 60 ये स्पेसिफिक डेट के रेट थे, और 10%, 15% और वापस से 12% जो हमारे रेट्स में चेंज हुआ है वो बेसिकली हमने यहाँ पर आपका दोस्तों देखा। आइए वापस से हम पहले तो वही पॉइंट कि सर असेसेबल वैल्यू क्या होगी। तो असेसेबल वैल्यू देखो बिल्कुल सिंपल है, $10,000 इनटू मल्टीप्लाई कर दीजिए डेट ऑफ एंट्री जो है आपकी, बिल ऑफ एंट्री की जो डेट है सर उस पहली तारीख पर 55 रुपए का है, 55 रुपए का है, मल्टीप्लाई कर दिया 55 सर 0000, 5,50,000 रुपए, 5,50,000 रुपए, ये मेरी असेसेबल वैल्यू हो गई, ठीक है। रही बात कस्टम ड्यूटी की, कस्टम ड्यूटी की सर असेसेबल वैल्यू तो क्लियर है 5,50,000, बिल्कुल क्लियर है। इसको इनटू कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, किसके साथ सर, रेट के साथ। रेट क्या सर 10, 15, 12 है, हमने बोला वेयर हाउस के लिए गए, बिल ऑफ एंट्री वेयर हाउस के लिए जमा हुई। डेट ऑफ क्लियरेंस क्या है आपकी वेयर हाउस से सर 4 मार्च, उस डेट पर हमारा रेट है 12% बेसिक स्टैंडर्ड रेट, तो ये आपका रेट हुआ। आइए 5,05,000 रुपए, 5,50,000 रुपए सॉरी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12% से 66,000 हमारा यहां पर अमाउंट आ जाता है। क्लियर, इसी पे चलो बाकी सर बाकी भी कर लेते हैं। सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो होता है 10% ऑफ कस्टम ड्यूटी 66,000 सर, वो 6600 हो गया, ये हो गया। और उसके बाद सर आईजीएसटी भी लगेगा। आईजीएसटी का रेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मैं अज्यूम कर रहा हूं 12%, ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग
ठीक है, जो भी रेट हमारे एप्लीकेबल है उसमें से आप कोई भी मान सकते हो, 5, 12, 18, 28, क्वेश्चन में मेंशन है तो बात अलग है। सर वो होगा असेसेबल वैल्यू 5,50,000 रुपए प्लस 66,000 और प्लस 6600, तो ये आईजीएसटी भी मेरा कैलकुलेट हो जाएगा। सर 5,50,000 प्लस 66,000 प्लस 6600, इसका 12%। सर ये मैंने निकाल दिया 74712, ये आ गई, जीएसटी भी आ गया। तो टोटल कस्टम ड्यूटी पूछे तो इन सबको आप ऐड कर देंगे, 6600 प्लस 66,000, सो दिस कम्स टू 1,47,000, मैं इधर लिख देता हूं 1,47,312, ये टोटल कस्टम ड्यूटी पे होगी। ओके दोस्तों, इंपोर्ट के केस में हमने दोनों केसेस आपके यहां पर प्रॉपरली समझ लिए, किस तरीके से एक्सचेंज रेट आपका डिटरमाइन होगा और किस तरीके से आपका जो रेट ऑफ ड्यूटी है वो डिटरमाइन होगा कैलकुलेशन के साथ। ठीक है, तो दैट इज द केस ऑफ इंपोर्ट टैक्सेबल इवेंट के साथ। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट की, अब बात करेंगे हम एक्सपोर्ट की दोस्तों। तो टैक्सेबल इवेंट फॉर एक्सपोर्ट, ये और भी सिंपल है, ये और भी सिंपल है। ऑल दो एक्सपोर्ट के केस में ज्यादातर अगर देखा जाए नहीं लगती ड्यूटी, ड्यूटी रिफंड होता है, ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाता है, आपने पीजीबीपी में पढ़ा होगा। देखो एक्सपोर्ट एक अच्छी चीज है, एक कंट्री के लिए आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज है, और इसमें आपका आप कंट्री के लिए फॉरेन एक्सचेंज लेकर आ रहे हो, तो यूजुअली जो है वो गवर्नमेंट जो है वो माफ रखती है कि भाई ठीक है एक्सपोर्ट पे हम ज्यादा टैक्स वैक्स नहीं लगाएंगे। बट इन सम सर्कमस्टांसेस, कुछ केसेस में यहां कमी पड़ रही है, तुम एक्सपोर्ट करने पे लगे हो, तो गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक नोटिफिकेशंस के जरिए एक्सपोर्ट को कंट्रोल जरूर करती है। ठीक है, खैर वटएवर, अब इसमें टैक्सेबल इवेंट हमारा क्या होगा, कब हम टैक्स लगाएंगे, तो आइए इसमें लिखिए, टैक्सेबल इवेंट अराइज ओनली व्हेन, टैक्सेबल इवेंट अराइज ओनली व्हेन पीओ, पीओ बोले तो प्रॉपर ऑफिसर, प्रॉपर कस्टम ऑफिसर, जो बेसिकली ध्यान रखेगा, चेक करेगा, रेट आपका डिटरमाइन करेगा कलेक्शन वगैरह का, मेक्स एन ऑर्डर परमिटिंग, लैंग्वेज सिंपल है बिल्कुल, इसी को आप नोट डाउन करिए, आपको हेल्प करेगी। ठीक है, परमिटिंग क्लियरेंस, क्लियरेंस की बजाय हो सकता है आपको वर्ड एंट्री आउटवर्ड, ये भी आपको लिख कर दे सकता है। इंपोर्ट के केस में इनवर्ड था, यहां पर आउटवर्ड हो गया। ठीक है, क्लियरेंस, बाहर जाने की परमिशन आपको मिल गई है। ग्रांटेड एंड लोडिंग ग्रांटेड, इतना ही काफी है। एंड ये चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं, लोडिंग ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस। ठीक है, इसमें भी सेम चीज सर, रेट ऑफ एक्सचेंज क्या लेंगे और रेट ऑफ ड्यूटी क्या लेंगे। ठीक, हमें कैलकुलेशन अगर करनी है और इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर निकालनी है तो क्या लेंगे। देखो रेट ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं, हालांकि ज्यादातर केसेस में अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो रुपीज में सामान जा रहा होगा, तो शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, रुपीज में ऑलरेडी वैल्यू गिवन है, तो भाई आपका इंडिया से सामान जाना तो रुपीज में होगा। बट फिर भी अगर मान लो क्वेश्चन में फॉरेन करेंसी में ही एक्सपोर्ट के गुड्स की वैल्यू दी हुई है, तो उस कंडीशन में जो डेट ऑफ शिपिंग बिल होगी, जैसे बिल ऑफ एक्सपोर्ट, कहने का मतलब कि भाई ये सामान हमारा जाएगा, इसका बिल जो है वो जमा कर लीजिए। ठीक है, वो सीधी सी बात है, डेट ऑफ शिपिंग बिल जो होगा वो आपका रेट ऑफ एक्सचेंज माना जाएगा। ठीक है, एंड अगर मैं रेट ऑफ ड्यूटी की बात करूं तो ऑब्वियसली जिस डेट पर परमिशन ग्रांटेड है, जो ऊपर आपने लिखा है, ठीक है, वो आपका उसी वो रेट आप लेंगे। ठीक है, खैर क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक चीज है ना आपको और बताना चाहता हूं, इसमें आ जाती है सॉरी असेसेबल वैल्यू। किसके केस में, एक्सपोर्ट के केस में। देखो इंपोर्ट के केस में
इंपोर्ट के केस में असेसेबल वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन थी कि इतने का सामान मंगाया, उसके ऊपर ड्यूटी लगेगी। क्लियर। एक्सपोर्ट के केस में भी क्वेश्चन में गिवन होगा, हालांकि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको गिवन होगा, ज्यादातर चांसेस है कि गिवन ही होगा, लेकिन फिर भी असेसेबल वैल्यू को हम क्या कहते हैं? असेसेबल वैल्यू को हम कहते हैं फ्री ऑन बोर्ड। मतलब बोर्ड मतलब जहाज पे चढ़ाकर फ्री कर दिए, जहाज पे चढ़ाकर फ्री कर दिए, FOB इसको शॉर्ट में बोला जाएगा। और जब हम ड्यूटी कैलकुलेट करेंगे तो इस पर कैलकुलेट होगी। फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्ट ड्यूटी का रेट 10% है, तो 10% FOB पर लगेगा। FOB का मतलब होता है कि जो एक्सपोर्टर है उसने इन गुड्स को बनाने में, इन गुड्स को क्रिएट करने में कितना पैसा खर्च करा, कितना पैसा उसने खर्च करा, वो यहां तक लाने में उसको कितना फ्रेट लगा, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस कितने लगे। तो एफओबी जो वैल्यू होती है उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी एप्लीकेबल होती है। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये मान लो इंडिया से, ध्यान मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहां से, ये इंडिया हो गया, ठीक है। इंडिया से आपने सामान चढ़ाया, एफओबी करा, एफओबी करा, इसकी वैल्यू मान लीजिए 1 लाख रुपए हो गई। अरे मैंने क्या, चलो 10 लाख रुपए हो गई, इस पर ड्यूटी एप्लीकेबल हो जाएगी और ये सरकार के पास आ जाएगी, ये इंडिया के मतलब इंडियन गवर्नमेंट के पास आ जाएगी। लेकिन जब ये शिप पर चढ़ेगा तो ये गुड्स तो है ही, गुड्स तो है ही, इसका ये चार्जेस तो है ही 10 लाख रुपए, प्लस इस जहाज का किराया F और प्लस इंश्योरेंस, वो भी तो चार्ज होगा, वो भी तो चार्ज होगा। जब ये शिप इंपोर्टेड कंट्री पर पहुंच जाएगा, यूएसए पर पहुंच जाएगा, मान लो कोई भी कंट्री, तो जो इंपोर्टर है उसको गुड्स का प्राइस, उसको गुड्स का प्राइस फ्रेट और CIF शॉर्ट में कहते हैं इसको, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, वो सब कुछ पे करना पड़ेगा। इंश्योरेंस फ्रेट भी इसका इंपोर्टर जो है वो आपका पे करेगा। तो ये दोनों वर्ड्स डिफरेंट रखेगा, FOB और CFI। जब मैं बात करता हूं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिया से प्रोस्पेक्टिव से, कि भाई इंडिया ने इस साल एक्सपोर्ट करा, ठीक है, और इंडिया ने इस साल इंपोर्ट करा, एक्सपोर्ट कितने का करा कि जी 2 लाख करोड़ रुपए का इंडिया ने एक्सपोर्ट करा। इंपोर्ट कितना करा? 2.40 लाख करोड़ रुपए का करा। क्लियर। तो जब मैं एक्सपोर्ट की बात करता हूं ना कि इंडिया के एक्सपोर्ट कैसे कैलकुलेट हुए, तो इंडिया के एक्सपोर्ट कैलकुलेट होते हैं FOB पर, उसमें ड्यूटी वगैरह इंक्लूड नहीं होती, उस पर जहाज का किराया नहीं होता, हमने सामान भेजा, एयरपोर्ट पर पहुंचने में इतना सामान पैसा खर्च हुआ, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। लेकिन जब हम सामान बाहर से मंगाते हैं, इंडिया का इंपोर्ट कैलकुलेट करो, इंपोर्ट कैलकुलेट होता है दोस्तों याद रखिएगा CIF पर, क्योंकि हमने जो सामान मंगाया है उसे मंगाने के लिए इंश्योरेंस और फ्रेट जो है वो ही पे करा है। तो इंपोर्ट की वैल्यू इस तरीके से निकलती है। तो ये दो कॉन्सेप्ट हमें मालूम होने चाहिए। क्लियर, एक बेसिक नॉलेज के लिए। अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन इसका जरूरी है एज यूजुअल हमेशा की तरह, बाकी सारे क्वेश्चन करें। क्वेश्चन मैं आपको डाल रहा हूं, लिख रहा हूं स्लाइड में, पढ़िए ध्यान से। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूट एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, FOB प्राइस आपको दे दिया, देखो डॉलर में दे दिया, रुपीज में देता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी पर ठीक है एक्सचेंज रेट ले लेंगे, क्या दिक्कत है। उसके बाद शिपिंग बिल प्रेजेंटेड इलेक्ट्रॉनिकली 28 फरवरी को उन्होंने शिपिंग बिल जो है वो जमा करा दिया। क्लियर। प्रॉपर ऑफिसर ने परमिशन ग्रांटेड कर दी 1 आपका मार्च को। ठीक है, नीचे इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है सर, यहां पर आपका 28 तारीख को रेट 65 था, 1 तारीख को 66 था, रेट ऑफ एक्सपोर्ट 10% था, वो घटकर 8% हो गया। बिल्कुल सिंपल। आइए देखें फिर सीधा सीधा देखिए। असेसेबल वैल्यू डॉलर कितने, 1 लाख 10 लाख, 1 लाख, ठीक है 1 लाख थे। जैसे कि मैंने बोला रेट ऑफ एक्सचेंज आपको शिपिंग बिल वाले का लेना है सर, वो 65 है, तो 65 लाख मेरी असेसेबल वैल्यू आ गई। ठीक है सर, ड्यूटी भी निकाल दीजिए, तो कस्टम ड्यूटी कितनी लगेगी सर, कस्टम ड्यूटी सिंपल है 65 लाख इनटू जब परमिशन ग्रांट हुई है 8%, ये हमारा रेट होगा। तो मेरी कस्टम ड्यूटी इसमें आ गई है, इसको आओ कैलकुलेट कर लें। 65 इंटू 8%, ये दोस्तों आ रहा है 5,20,000 रुपए, 5,20,000 रुपए। और एक चीज और बता दूं, सोशल वेलफेयर सरचार्ज और IGST
इसमें एप्लीकेबल नहीं है, इसमें ये लागू नहीं होंगे। वो इंपोर्ट वाले केस में ही होते हैं। लायबिलिटी हमें इंपोर्ट पर बढ़ानी है, इंपोर्ट अगर करते हैं तो कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, फॉरेन करेंसी ज्यादा बाहर जा रही है। एक्सपोर्ट अच्छी बात है, इन्हें प्रमोट करना ताकि फॉरेन करेंसी लाए, तो इस पर ये सरचार्ज जो है बेसिकली वो एप्लीकेबल नहीं हुआ। क्लियर जी? तो ये दोस्तों हमने केस अपने यहां पर देखे टैक्सेबल इवेंट के। अगली हेडिंग इसमें हमारी आ रही है कुछ ऐसे केसेस जिसमें कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। आपने इंपोर्ट करा, सर नहीं लगेगी, हाँ अभी तो बताया आपने कि एक्सपोर्ट करते हैं तो यूजुअली सरकार मना कर देती है, यार आप प्रमोट कर रहे हो कंट्री के एक्सपोर्ट्स को, फॉरेन करेंसी लाओगे, मना कर देती है। लेकिन कुछ इंपोर्ट के भी केसेस होते हैं जिसमें आपके फॉरेन करेंसी इंपोर्ट के भी केसेस होते हैं जिसमें आपकी कस्टम ड्यूटी लेवी नहीं होती। वो कौन से हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। तो ओके दोस्तों, नो ड्यूटी लिवाइड मतलब कहने का मतलब गुड्स जो हैं आपके आए, यहां पर इंपोर्ट हुए, लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी लेविड नहीं हो रही है। इसके लिए सबसे पहला सेक्शन जो आता है प्रोविजन पढ़ने के लिए वो सेक्शन 13 का है। और ये बेसिकली अगर देखा जाए जो पिल्फरेज है उसको शो करता है। पिल्फरेज वर्ड जो है आपने अक्सर कॉस्टिंग के अंदर पढ़ा होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर पढ़ा होगा, अकाउंटेंसी के अंदर भी पढ़ा होगा। पिल्फरेज से मतलब है थोड़ा बहुत जो चोरी वगैरह हो जाता है, किसी ने निकाल लिया अपना कंटेनर को फाड़ के, काइंड ऑफ छोटी मोटी चोरी, बहुत बड़ा थेफ्ट नहीं, छोटी मोटी चोरी जो है वो पिल्फरेज के अंदर आती है। तो मान लीजिए आपने बिल ऑफ एंट्री जो है वो फाइल करा के, भाई जैसे वो आईफोन वाला एग्जांपल हम देख रहे थे कि आपने कितने हजार आईफोन जो है वहां से मंगाए थे कि भाई हमें चाहिए, उनके डब्बा कंटेनर जो है सेट होकर आ गया। जब आपका सामान अनलोड हुआ तब आपने देखा कि यार इसमें से दो तीन डब्बे जो हैं वो निकाल रखे, कंटेनर टूटा हुआ था और वहां से किसी ने निकाल रखे। ऐसा होता है, डेफिनेटली होता है, बहुत केसेस ऐसे होते हैं। अब यार आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी थी, सीधी सी बात है, पूरी की पूरी 1000 की, कि जी मैं 1000 फोन जो है लेकर आऊंगा और उस पर कस्टम ड्यूटी पे करूंगा। तो उसमें से 2-3 पीस, 4 पीस, 5 पीस जो है वो चोरी हो गए, आप तक पहुंचे नहीं। तो गवर्नमेंट कहती है बात आपकी सही है, ऐसे केसेस में, पिल्फरेज के सरकमस्टांसिस के केसेस में आपकी कोई भी ड्यूटी जो है वो लिवाइड नहीं होगी। लेकिन पिल्फरेज जो है वो क्लासिफाई कब होगी, वो क्लासिफाई कब होगी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आफ्टर अनलोड, ठीक है, सामान जो है वो आपका अनलोड हो गया है शिप से, वो पोर्ट पर उतर गया है, शिप से वो पोर्ट पर उतर गया है, से लेकर बिफोर प्रॉपर ऑफिसर गिव क्लियरेंस, जब प्रॉपर उस ऑफिसर उसे क्लियरेंस देता है, इन दोनों के इवेंट के बीच में सेक्शन 13 अप्लाई होगा। कहने का मतलब अनलोड होने से पहले अगर पिल्फरेज हुई है उस पे सेक्शन 13 एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियरेंस आपको मिल गई थी, आपके प्रॉपर ऑफिसर ने बोला कि भाई इसको ले जाना अपने सामान को, आप लेकर नहीं गए और उसके बाद आपकी चोरी हो गई, थोड़ी बहुत चोरी हो गई, इस पर सेक्शन 13 एप्लीकेबल नहीं होगा। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब आप कहेंगे सर इससे पहले भी तो दिक्कत हो सकती है, सेक्शन 13 आपने बोला ये ठीक है, सामान जो है अनलोड हो गया, पोर्ट वालों की जिम्मेदारी है उस सामान को ठीक ठाक रखना, ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर ने क्लियरेंस अभी नहीं दी, ये कस्टम एरिया में ही है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस सामान का ध्यान रखना, वहां पे जो सिक्योरिटी है आपकी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी तो नहीं रहेगी। तो जो सेक्शन 13 है वो एप्लीकेबल होता है, लेकिन गलतियां तो उससे पहले भी हो सकती है ना, अनलोड होने से पहले हो सकती है, बाद में भी हो सकती है। तो दोस्तों उनके लिए भी प्रोविजन है, उसके लिए अभी हमारा सेक्शन 22, सेक्शन 23 ये सब अराइज होता है। लेकिन पिल्फरेज वाला जो चोरी वाला जो प्रोविजन है वो ध्यान रखिएगा, वो आफ्टर अनलोड और बिफोर प्रॉपर ऑफिसर गिवन क्लियरेंस, इसके बीच में ही लागू होगा। ठीक है, 1000 सामान मंगाए थे, 5 नहीं मिले, 5 गुड्स जो आपको नहीं मिले, 5 यूनिट्स जो आपको नहीं मिली, उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। ठीक है, हाँ सीधी सी बात है, आपका ये जो अमाउंट है ये मैच होगा, आपके बिल ऑफ एंट्री से मैच करा जाएगा जब आपका सामान अनलोड हुआ कि वाकई में ऐसी कोई पिल्फरेज हुई है या नहीं हुई है। ओके दोस्तों, लेकिन इससे पहले कि मैं इससे अनलोडिंग से पहले वाला बाद वाला जो प्रोविजन है वो आपको बताऊं, सेक्शन 22 अबेटमेंट वाला, रिमिशन वाला सेक्शन 23, उससे पहले दोस्तों एक सेक्शन और हमें पढ़ना है और वो है सेक्शन 21।
क्या है? सेक्शन 21। सेक्शन 21 बेसिकली आपका, मैं पूरा लिखा देता हूं पहले। ऑल गुड्स, ऑल गुड्स, सारे गुड्स हो गए। इसमें जो वर्ड्स हैं वो बड़े भयंकर भयंकर हैं। इसके बाद आ गया गुड्स, DERELICT, डेलिक्ट, ठीक है, ये वर्ड आ गया आपका। इसके बाद आ गया जेटसम, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका फ्लोटसम, फ्लोटसम। इसके बाद आपका वर्ड आ जाता है व्रिक, एटसेट्रा, एटसेट्रा, अलग अलग वर्ड्स आपके यूज कर सकते हैं। कमिंग इनटू इंडिया, कमिंग इनटू इंडिया, will be, will be treated as import and custom duty will divide। सर ये इतने भारी भारी वर्ड आपने क्या लिखा दिए, इतने भयंकर भयंकर वर्ड। एक आपने ये ड्रिलिक्ट बता दिया, एक जेटसन बता दिया, ऑल गुड्स तो चलो क्लियर है, फ्लोटसम बता दिया, व्रिक बता दिया, सब क्या है? देखो वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले ड्रिलिक्ट की बात करते हैं। अक्सर कई बार क्या होता है कि जो आपका बहुत सारे वोयाज जो हैं वो आ रहे थे, वेसल आ रहे थे, बीच में कहीं वो डगमगा गया, बीच में वो आपका कहीं पर डगमगा गया, बैलेंस बिगड़ गया और जहाज पलट गया, ठीक है, बीच समुद्र में, ठीक है, क्लियर। अब समुद्र में पलट गया, अब जान बचाने के लिए लोग वहां से, टाइटैनिक जैसी हालत उसकी हो गई, क्लियर। अब वहां पर लोग जान बचाए, बस सामान को छोड़ो भाई, जान पहले बचाओ। तो जहाज वहां पे पलट गया अनफॉर्चुनेटली। लेकिन उसमें जो सामान था ऑब्वियसली वो वहां पर पानी में चला गया। लेकिन पानी में चला गया, पानी में जाने के बाद वो खराब नहीं हुआ। आपने बाद में वहां पे बचाव के लिए, राहत के लिए नाव भेजी और सामान निकाल कर लेकर आ गए, इंपोर्ट माना जाएगा। जहाज नहीं आया कोई बात नहीं, आपने बाद में जाकर कुछ सर्विसेज के जरिए जो सामान है वो आप इंडिया में लेकर आ गए, दैट विल बी ऑल्सो ट्रीटेड एज इंपोर्ट, वो इंपोर्ट का पार्ट माना जाएगा, क्लियर। ठीक उसी तरह ही अगर मैं जेटसन की बात करता हूं, जेटसन बेसिकली कई बार क्या होता है कि सामान हम लोड करके चले, ठीक है। अब जब लोड करके चले तो वहां पर पता चला था कि भाई ठीक है जहाज चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रास्ते में पहुंचते पहुंचते पता चल रहा है कि यार पानी का दबाव ज्यादा है, हवा ज्यादा है, इतना लोड जो है वो जहाज नहीं झेल पा रहा है, रिस्क बहुत ज्यादा है। तो उस सिचुएशन में एक दो कंटेनर पानी में फेंक दिए गए, क्लियर, एक दो कंटेनर पानी में फेंक दिए गए, बाकी जहाज आ गया। और बाद में मान लीजिए वो कंटेनर जो है बाहर राहत कार्य के द्वारा वापस मंगवाए जाते हैं, वो भी इंपोर्ट माना जाएगा, ठीक है, उसको भी इंपोर्ट हम मानेंगे। हाँ, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। सर पानी में चला गया, खराब हो गया होगा, तो भी क्या फुल वैल्यू पर आपको क्या नाम है कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी? तो उसके लिए अबेटमेंट अगला वाला सेक्शन है, इसीलिए पॉइंट पहले बता रहा हूं, उसको भी इंपोर्ट माना जाएगा जो पानी में फेंक दिया था और बाद में आप लेके आए। फ्लोटसम होता है, जहाज पलट गया वाला, जो इसमें जहाज पलटा था ये वाला, लेकिन वो जो सामान था वो फ्लोटेबल था, फ्लोट करने लगा और लहरों के जरिए वो समुद्र, लहरों के जरिए जो है वो आपका किनारे तक आ गया, इंपोर्ट माना जाएगा, ड्यूटी लगेगी। सर क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल। अगर टूट गया होगा तो टूट के लिए हम सेक्शन 22 पढ़ेंगे, बट दैट विल आल्सो द पार्ट ऑफ इंपोर्ट। एंड आल्सो जब ये वृक की बात करता हूं, ये क्या होता है कई बारी समुद्र में, जैसे कि आपने देखा होगा बड़ा जहाज जो है वो गलती से नेविगेशन ठीक नहीं मिला तो बहुत आगे तक आ गया, या टाइड ऊपर थी, टाइड में अपना फ्लोट करते करते चलते चलते आगे तक आ गया, टाइड वापस गई तो पता चला कि भाई तू तो मडी एरिया में आ चुका था और जहाज जो है वहीं पर फंस गया। ऐसा होता है कई बारी, गलती से आपने देखा होगा जो बड़े बड़े शिप्स हैं, मान लो कोई शिप्स पर जाता है, क्रूज वगैरह पे जाता है, तो वो क्रूज दूर पानी में खड़े रहते हैं, दूर, और छोटी छोटी नाव से जो है उन लोगों को क्रूज पर ले जाया जाता है। वो कोने तक नहीं आते कई बारी क्रूज, क्यों? मडी एरिया, फंस जाएगा वहां पे। तो ऐसे केस में अगर अनहोनी उसके साथ हो जाए तो फंस गया जहाज, फिर बाद में राहत कार्य भेजा, जहाज वाले गए छोटे वाले, वो लेकर कवर करके आए, दैट विल आल्सो ट्रीटेड एज इंपोर्ट। तो ये चीजें, ये कुछ स्पेशल वर्ड जो है हमको मालूम होने चाहिए। अब इस सब के प्रोविजन में सर ये इतने सारे वर्ड्स आपने बताए, इसमें तो भयंकर लॉस हुआ होगा, भयंकर लॉस हुआ, चीजें खराब हुई होंगी। उसी को लेकर सेक्शन 22, सेक्शन 22 दोस्तों हमारे सामने आ जाता है, एंड दैट इज अबाउट अबेटमेंट, अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी।
मतलब अबेटमेंट से मतलब उसमें कुछ राहत आपको मिल गई, कुछ कमी आ गई कि भाई हाँ इतना स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो आपको ड्यूटी का पे नहीं करना पड़ेगा। अब ये कौन कौन से केस है अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी, ध्यान दीजिएगा, मैं नोट करवा रहा हूं आपको सिंपल शब्दों में बिल्कुल। अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी के 3 केसेस। सबसे पहला, अगर इंपोर्टेड गुड्स, अगर इंपोर्टेड गुड्स आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या डिस्ट्रॉयड से बढ़िया वर्ड जो है मैं यहां पे लिख देता हूं डैमेज। डिस्ट्रॉयड तो कंप्लीट खत्म ही हो गया, ठीक है, वो अगले वाले सेक्शन में आएगा, ठीक है। डैमेज हो जाते हैं या डिट्रॉयटेड हो जाते हैं, मतलब उसमें क्वालिटी में कुछ कमी आ जाती है, खराब हो गए, घिस गए, कुछ आयरन का सामान, स्टील का सामान था, स्टील के बर्तन थे और रगड़ लग गई, सारे स्क्रैच वगैरह पड़ गए चीजों पे, तो उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ गिरावट आ गई, ठीक है। कब हो जाते हैं? बिफोर, बिफोर या ड्यूरिंग अनलोडिंग। अब देखिए, बिफोर या ड्यूरिंग अनलोडिंग। आफ्टर अनलोडिंग के लिए पिलफरेज है, आफ्टर अनलोडिंग के लिए पिलफरेज है, अगर होता है तो उसमें आपकी ड्यूटी माफ हो जाएगी। लेकिन अनलोडिंग के दौरान या उससे पहले, ठीक है, कुछ सामान आपका डैमेज हो गया, डिट्रॉयड हो गया, चोरी हो गया, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, जहाज आपने किया था, आपका था, वहां से चोरी हुआ, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वैसे भी चोरी होगा तो वो इनडायरेक्टली बिल ऑफ एक्सचेंज में बाद में करेक्ट हो ही जाएगा। बट द थिंग इज कि यहां पर अगर उस सामान को कुछ नुकसान पहुंचता है, उसकी वैल्यू आपका लाखों में थी, करोड़ों में थी, कुछ दिक्कत हो गई, अनफॉर्चुनेट रीजन हुआ, सामान आपस में टकराया, गाड़ियां आ रही थी इंपोर्ट होकर, टकरा गई आपस में, उनकी वैल्यू डैमेज हो गई। क्लियर? एक ये केस हो सकता है। दूसरा वाला, अगर गुड्स आपके डैमेज हो जाते हैं, डिट्रॉयटेड हो जाते हैं, ठीक है, कब? आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर क्लियरेंस। आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर क्लियरेंस, ठीक है। एंड फाइनली अगर अगेन डैमेज हो जाते हैं या डिट्रॉयटेड हो जाते हैं, कब? कौन से गुड्स? वेयर हाउस गुड्स, बिफोर क्लियरेंस, बिफोर क्लियरेंस। अगेन अगर आप तीनों केस को देखें ध्यान से, यहां पे अनलोडिंग की बात कर रही है, यहां पे बिफोर क्लियरेंस की बात कर रहे हैं, यहां पे वेयर हाउस गुड्स की बात कर रहे हैं, ये वो पूरा दौर है जब गुड्स आपके पोर्ट के कंट्रोल में है। पोर्ट के कंट्रोल में गुड्स हैं, आपको उनका ध्यान रखना है, आपकी फोर्स, आपका वेयर हाउसिंग सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन पोर्ट पर ठीक ठाक होनी चाहिए। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोर्ट, इसीलिए कस्टम ड्यूटी और पोर्ट चार्जेस पे करे जाते हैं। लेकिन अगर वो सही से ड्यूटी पे नहीं हुई, सामान खराब हुआ किसी कारणवश की वजह से, तो जो ऑब्वियसली जो बेसिकली आपका क्या नाम है, देखो वैल्यू में जो लॉस आएगा वो तो इंश्योरेंस कवर हो जाएगा, है ना, इंश्योरेंस से कवरेज उसको मिल जाएगी। लेकिन जो बेसिकली सामान खराब हुआ है उस पर वो ड्यूटी थोड़ी ना पे करेगा, तो ऑब्वियसली उनकी ड्यूटी अबेट कर दी जाएगी। अबेट से मतलब है वहां पे कुछ ना कुछ उनको डिस्काउंट मिल जाएगा, अमाउंट में कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी। अब वो कमी किस तरीके से आएगी सर, वो भी बताएं। तो कमी के लिए दोस्तों आपको स्पेसिफिकली कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है अलग से, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, उससे आपको समझ आ जाएगा। एक सिंपल मैथ्स, परसेंटेज वाली मैथ्स जो है वो आपको लगानी है। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या है क्वेश्चन में, अगर हम देखें वो कह रहे हैं कि एक्स लिमिटेड इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम यूएसए फॉर ₹50,000, 50,000 रुपए की, यहां पे वैल्यू डायरेक्टली दे दी हमें 50,000 रुपए के। आफ्टर डैमेज दीज गुड्स वैल्यूड बाय कस्टम ऑफिसर, मात्र 10,000 रुपए, कुछ डैमेज हुआ और वैल्यू घटकर 10,000 रुपए हो जाती है। टोटल कस्टम ड्यूटी ऑन द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इज डिवाइड 6180। पहले जब असेसमेंट हुआ था 6180 उनकी कस्टम ड्यूटी पे हो रही थी। तो इंपोर्ट
imported goods had been damaged after such unloading of goods in India, but before their examination of assessment by the custom authority, मतलब कस्टम अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल हैं, उनकी देखरेख में ऐसा हुआ है। और ये जो एक्ट है वो एक्स लिमिटेड ने अपने विलफुल वे में भी नहीं करा, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। आपको फाइंड टोटल ड्यूटी पेबल बाय एक्स लिमिटेड हमें कैलकुलेट करनी है। अब देखो सिंपल मैथमेटिक्स इसमें देखो, ज्यादा इसमें कुछ हम अलग से फॉर्मूला वगैरह अप्लाई नहीं करेंगे। यहां पर पहले गुड्स की वैल्यू 50,000 रुपए थी, क्लियर। उस पर 61 कितना 78 6180 माफ कीजिएगा 6180 ये कस्टम ड्यूटी आपकी डिसाइड हुई थी। अब ऑब्वियसली ये गुड्स घटकर 10,000 रुपए हो गए, तो इसकी रेशो क्या हो जाएगी? सिंपल मैथ्स आपको लगाना है। 10,000 ठीक है डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 6180, ठीक है, नेट ड्यूटी पेबल, ठीक है, आप पूरा लिखेंगे नेट कस्टम ड्यूटी पेबल। कहां गया कैलकुलेटर मेरा? हाँ जी, तो सीधी सी बात यहां पर कितना निकल के आया? 6180 डिवाइडेड बाय 5 हो गया है ना, तो ये आ रहा है दोस्तों ₹1236। और अगर इसी क्वेश्चन में देखें सर अबेटमेंट कितने का हुआ? अबेटमेंट ऑब्वियसली जो कमी आई है 6180 माइनस 1236, ये इसका अबेटमेंट का अमाउंट हो जाता है। क्लियर दोस्तों, ये एक पॉइंट हमारा यहां पर आ गया। तो इट इज द सिंपल प्रोविजन, जब सामान आपका डैमेज होता है, डिट्रॉयड होता है अंडर द कस्टम्स ऑफिशियल, अंडर द कस्टम अथॉरिटी, तो डेफिनेटली यहां पर इस सिचुएशन में आपको जरूरी नहीं है कि आप उस पर कस्टम ड्यूटी पे करें। क्लियर। और फाइनली इसमें अगला जो प्रोविजन आ जाता है वो आ जाता है सेक्शन 23 के अंदर, एंड दैट इज रिमिशन ऑफ ड्यूटी। रिमिशन ऑफ ड्यूटी, व्हाट इज रिमिशन ऑफ ड्यूटी? अगर मैं रिमिशन ऑफ ड्यूटी, रिमिशन वर्ड का मतलब सीधी सी आपको एक वर्ड में क्लियर हो जाएगा, इसका मतलब हो जाता है क्षमा। हिंदी में अगर हम देखें माफी, पूरे तरीके क्षमा। रिमिशन ऑफ ड्यूटी, भाई आपको ड्यूटी पे करने की जरूरत ही नहीं है। पिलफरेज में जितना चोरी हुआ उतना माफ कर दिया, ठीक है। अबेटमेंट में जो डैमेज हुआ, डिट्रॉयड हुआ, उसका रेशो माफ कर दिया, बाकी ड्यूटी कलेक्ट कर ली। जब रिमिशन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहां पर साफ साफ पता चल रहा है कुछ गड़बड़ हुई है। ये ड्यूटी माफ करने की बात कर रहे हैं। किस केस में ड्यूटी आपकी माफ हो जाएगी दोस्तों? अगर इंपोर्टर ये प्रूव कर देता है कि इसके गुड्स पूरे तरीके से पूरे तरीके से डैमेज हो चुके हैं, पूरा का पूरा लॉस हो चुका है ड्यू टू डिस्ट्रक्शन, ये आपका सेक्शन 23 के अंडर कवर होगा और इसको किसी भी प्रकार की कोई भी ड्यूटी पे नहीं करनी होगी। ये ड्यूटी किसी भी रीजन की वजह से हो सकती है। कोई कुछ ऑयल वगैरह मंगवा रहे थे, लीकेज हो गई, पूरा का पूरा तेल बह गया। अब ये थोड़ी पानी में से तेल को अलग करते घूमेंगे हम, हैं कुछ नेचुरल क्लेमिटी की वजह से, कुछ आंधी आई, तूफान आया, ठीक है, अर्थक्वेक आया, कुछ भी उसकी वजह से आग लग गई, कुछ भी रीजन हो सकता है, पूरा का पूरा सामान तहस नहस हो गया, उसमें कुछ नहीं बचा हुआ, तो सीधी सी बात है उनको ड्यूटी यहां पर माफ करनी होगी, ठीक है। और ऑब्वियसली ये जो डिस्ट्रक्शन है, जो डैमेज है, ये बिफोर क्लियरेंस। सरकार तो कह रही है कि भैया जब तक हमारे पास सामान है तब तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने आपको क्लियरेंस की परमिशन दे दी थी तो आपको सामान ले जाना चाहिए था, आप सामान नहीं लेकर गए तो सीधी सी बात है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो अगर डैमेज डिस्ट्रक्शन बिफोर क्लियरेंस हुआ है तो ड्यूटी आपकी पूरी की पूरी माफ हो जाएगी। एंड ये अगर जैसा कि मैंने बताया ये सिर्फ इस केस में एप्लीकेबल होगा जिस केस में गुड्स पूरे तरीके से तहस नहस, पूरे तरीके से नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि अगर पूरे तरीके से नहीं हुए तो सेक्शन 22 लगेगा, अबेटमेंट वाला लगेगा, और थोड़े बहुत के नुकसान के लिए तो 13 लगेगा। सो 13 क्या है? थोड़ा सा, 22 क्या है? थोड़ा ज्यादा, और 23 क्या है? पूरा का पूरा। ये अलग अलग 3 केस आ जाते हैं दोस्तों। इसी सेक्शन में ये सबसेक्शन 1 है बेसिकली देखा जाए तो, इसी का सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर मान लीजिए जो इंपोर्टर है वो रिलिंक्विश, वर्ड याद आया कि ये क्यों है? रिलिंक्विशमेंट ऑफ टाइटल कर देता है
उस केस में भी कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, उस केस में भी कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। सर इसको थोड़ा बताइए, ध्यान से सुनिए। शाहिद कपूर की ना एक मूवी आई थी बड़ी प्यारी, मतलब बड़ी प्यारी या नहीं वो तो आपको डिसाइड करना है। अगर आप देखो तो बदमाश कंपनी नाम की एक मूवी थी इनकी पहले, ठीक है। उसमें शायद अनुष्का शर्मा जो है वो उनकी हीरोइन है, बाकी और भी कई सारे उसमें हीरो हीरोइन है। उसमें दिखाया है इंडिया के 90s का दौर, क्लियर, इंडिया के 90s का दौर। तो उसमें रिलिंक्विशमेंट ये वाला सेक्शन अप्लाई होता है। तो शाहिद कपूर जी क्या करते हैं उस टाइम पर, वो आपका थाईलैंड से, इंडोनेशिया से, वगैरह वगैरह से जो महंगे वाले शूज हैं वो इंपोर्ट करते थे इंडिया, वो इंपोर्ट करते थे इंडिया, क्लियर। अगर मान लीजिए शूज जो है वो 1000 रुपए का है, तो उस पर उस टाइम पर बहुत लंबी ड्यूटी लगा करती थी, 50%, 60% लगती थी। अगर मैं 50% भी मानूं तो इंडिया में जब वो 1000 रुपए का आया तो उसके ऊपर 500 रुपए की ड्यूटी लग गई, तो कितना हो गया, 1500 रुपए का हो गया। तो इंडियन मार्केट में कितने का बिकेगा, 2000 का भी बिक सकता है, और अपना 2200 का भी बिक सकता है, कितने का भी बिकेगा। एज पर द मूवी उन्होंने वो क्या करते थे, उन्होंने टाइटल सॉरी थाईलैंड से, आइलैंड थाईलैंड से, इंडोनेशिया से, कहीं से भी इंडिया गुड्स इंपोर्ट करे कितने के, 1000 रुपए के। उन्हें ड्यूटी कितनी पे करेगी, करनी पड़ेगी, 500 रुपए की। पर उन्होंने क्या करा, इंपोर्ट होने से पहले जब वो यहां से जहाज में चढ़वाते थे तो वो क्या करते थे कि भाई जूते हैं, राइट भी चाहिए लेफ्ट भी चाहिए, खाली एक जूता तो नहीं पहनोगे ना, दोनों के दोनों पहनोगे। तो वो क्या करते थे, लॉट बदलवा देते थे। एक लॉट में सीधे के सीधे आपके राइट हैंड कह रहा हूं, राइट लेग के शूज होते थे, और एक में लेफ्ट लेग के शूज होते थे। दोनों कंटेनर अलग अलग भेजे, दोनों कंटेनर अलग अलग भेजे, अलग अलग पोर्ट पर उतरवाए। जब वो अलग पोर्ट पर उतरे, सामान देखा, अरे यार ये तो गलत है, ये तो गलत है, ये तो सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो नतीजा क्या आया कि 1000 रुपए ठीक है ये वहां पे पे कर दिए होंगे अपने बायर को, बट अधिकार छोड़ दिया कि ये मेरा नहीं है, दिस इज नॉट बिलोंग्स टू मी, और गलत आया है, ब्रीच हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का, मैं इसको नहीं लूंगा। नहीं, क्यों, सामान गलत है। तो सामान गलत लेने के बाद उनके 500 रुपए की कस्टम ड्यूटी उन्होंने पे नहीं करी, ठीक है, कस्टम ड्यूटी बचा ली। अब गवर्नमेंट उन जूतों का क्या करेगी, गवर्नमेंट उन जूतों की ऑक्शन करती है, ये रद्दी है ना, एक तरह से बेकार है, राइट लेफ्ट जो है वही है, रद्दी है। रद्दी में जब उसने गवर्नमेंट ने इसकी ऑक्शन करी तो वहां पर थोड़े बहुत रुपए देके उसको खरीद लिया। तो जो जूता 1500 रुपए में पड़ रहा था वो 1100 रुपए में पड़ गया। 1100 रुपए पड़ेगा तो 400 रुपए सीधे सीधे बैठे कमा लिए, मार्केट में 1800 का भी बेचेंगे तो महंगा बिक जाएगा। ये मूवी है, ज्यादा प्रेरणा मत लेना इससे, ठीक है। 50-60% लाइबिलिटी तब ड्यूटी तब हुआ करती थी, अब तो बहुत कम है, क्लियर। तो उस पर अब इतना मजा नहीं है इस तरीके काम करने का, और अब तो मोस्टली इंडिया में बन रहे हैं। द थिंग इज कि जब सामान आया इंडिया में और वो मेरी क्वालिटी का नहीं है जैसे मैंने मंगाया था, जो कॉन्ट्रैक्ट मेरा था उसके हिसाब से नहीं है, ठीक है, या जहां जाते टाइम कुछ अगेन डैमेज हुआ वगैरह, और मैंने कहा मुझे ये गुड्स चाहिए ही नहीं, मैंने जो कॉस्ट वहां पे करी मैं बियर कर लूंगा, कोई बात नहीं, इस केस में भी कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, ठीक है। रिलिंक्विशमेंट अगर अपना राइट अपना जो इंपोर्टर है अगर वो करता है, ओके। तो दोस्तों दीज आर सम केसेस ऑफ नो ड्यूटी चार्जेबल ऑन इंपोर्टेड गुड्स, ठीक है। ये हमने बेसिक का कंटेंट समझा, इसकी शायद एक क्लास छोटी सी मैं और दूंगा कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट री इंपोर्ट वाले केसेस की, एंड दे विल मूव टुवर्ड्स द सेकंड चैप्टर जो हमारा होगा टाइप्स ऑफ ड्यूटीज, ओके। आज की क्लास में कोई क्वेरी कोई डाउट है तो मेंशन करेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, प्लीज टेक केयर।